हाँ, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। हम लोग शुरू किए थे बायोलॉजी का क्लास और उसमें सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, यही ना। हाँ। सेल चैप्टर में जितना सभी है कोशिकांग, जितना अंग होता है कोशिका का, सेल का, उसके बारे में हमने बता दिया। अब हम लोग एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, यही बताए थे हम। हाँ। तो विस्तार से जो हम पढ़ेंगे अभी, उसमें आज पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। सेल में हमारा सेल कैसा होता है? सेल इस तरह से बना हुआ रहता है। हमारा ये सेल है, कोई भी सेल, ठीक है ना। अब हम लोग कॉमन सेल का ही बात कर रहे हैं। सेल का क्या बोले हम लोग? सेल हमारा ह्यूमन सेल जो होता है या जंतु कोशिका, वो एक ही झिल्ली रहता है इसका, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? सेल, ह्यूमन सेल में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। और पादप में हमारा दो ठोट था, ठीक है। हाँ। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े, उसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़े, और इस टोटल हम लोग कितना पढ़े थे? 11 ये 12 गो हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़े, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? सेल के बीचों बीच एक गोलाकार आकार का, गोलाकार सेल के बीचों बीच एक गोलाकार या अंडाकार रहता है, बोलो, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग बीचों बीच सब किनारे किनारे रह रहा था। हमारा साइटोप्लाज्म वगैरह सारा चीज है, इसमें पढ़े ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब था। और एक यहाँ पर पढ़े हम लोग कि सेंटर में जो होता है बीचों बीच कोशिका का, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देंगे हम कि न्यूक्लियस किस तरह से होता है और न्यूक्लियस में क्या क्या चीज रहता है, क्या चीज मिलकर बना होता है। तो इसको जानो कि कोशिका का, ठीक है ना, कोशिका का ये एक तरह से कंट्रोलर है। कोशिका का पूरा, कोशिका में जो भी जैव क्रियाएं होती है, जितना क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, सभी को कंट्रोल करने में ये इसके सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहीं पर सारा कंट्रोल करता है। यानी कि इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ये सेल का ब्रेन है। बाकी जितना एक्टिविटी होगा कोशिका में, किसको कितना प्रोटीन चाहिए, किसको कितना एनर्जी चाहिए, कहाँ से लेना है, किसको देना है, कोशिकाओं के भीतर जो भी एक्टिविटी होगा वो इसको कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका, ये मतलब इसके भीतर एक लिक्विड होता है, इसके भीतर एक लिक्विड है। जिस तरह से यहाँ पर हमारा भीतर, बाहर में क्या हम लोग पाए थे? साइटोप्लाज्म पाए थे, ठीक है ना। इस तरह से केंद्र के भीतर में, इसको हम लोग केंद्र कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसके भीतर भी हमारा इस तरह से द्रव रहता है, ठीक है, लिक्विड टाइप का। ये लिक्विड रहता है अंदर में। इस लिक्विड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसका नाम न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग इसको कहते हैं। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या है? एक घिरा हुआ चारों तरफ से हमारा ये है, इसके भीतर है। और एक रोचक बात है कि ये जो हम गोल दिखा दिया ना, बीच बीच में ये पोर रहता है। बीच बीच में ये पोर रहता है। पोर मतलब छिद्र रहता है। ये पूरा गोल नहीं है। इस तरह से यहाँ बीच बीच में बहुत पतला पतला छिद्र रहता है, जो हमारा यहाँ पर सारा जो एक्टिविटी है ना, जो भी यहाँ पर हो रहा है, या साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म इसको कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और भीतर वाला को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ ये ब्रेन है, तो कंट्रोल यहाँ पर जो भी जरूरत है, यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म के साथ ये रास्ता बनाएगा, बनेगा ना, ये रास्ता बनता है। लेकिन इतना ही रास्ता होता है, और इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से वो बना हुआ रहता है कि जो आवश्यक है, जो जरूरत है, उसी को बाहर निकलेगा, या फिर जो जरूरत है उसी को अंदर करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं पोर।
पोर्स कहेंगे, ये माने छिद्र, छिद्र कहेंगे उसको, ठीक है, पोर्स कहेंगे, छिद्र जिसको पोर्स कहते हैं। इस तरह से कोशिका में, ये कोशिका जो है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। एक कोशिका में जो एक ही केंद्रक पाया जाएगा, इसके अलावा कुछ इस तरह से हमारा ये है, कुछ अपवाद है जिसमें एक से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, अपवाद है कुछ, ठीक है। सुनते जाओ, जो कहानी बता रहे हैं उसको सुनते जाओ। उसको हम लोग, अपवाद जो है उसको एक से अधिक जो पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं केलेडाफोरा। एक पौधा शैवाल है जो समुद्र का पानी में होता है, केलेडाफोरा, याद रखिएगा ना, केलेडाफोरा, केलेडाफोरा एक शैवाल है, याद रखना। इसमें एक से अधिक, ये एक है हमारा, एक से अधिक इसमें केलेडाफोरा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। केलेडाफोरा एक ऐसा शैवाल है जिसका सेल में हम लोग जाएंगे तो एक से अधिक हमको मिलेगा केंद्रक। एक से अधिक केंद्रक पाए जाने वाला को, एक से अधिक जिसमें हम लोग केंद्रक पाया जाएगा उसको हम लोग सीनोसाइट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीनोसाइट। इस तरह का कोशिका जो एक से अधिक हम लोग का केंद्रक पाया जाएगा उसको हम लोग सीनोसाइट कहेंगे। और इस देखते जाओ, सीनोसाइट तो हमारा केलेडाफोरा कैसा से ये है, केलेडाफोरा के पास कैसा सेल है कहेंगे तो क्या कहोगे तुम लोग? डबल न्यूक्लियस। डबल, एक से ज्यादा, डबल नहीं कह रहे हैं, डबल क्या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक से अधिक अगर न्यूक्लियस जिसको पाएंगे उसको हम लोग सीनोसाइट सेल कहते हैं। ऐसा सेल को क्या सेल कहते हैं? सीनोसाइट सेल कहते हैं। और इस तरह से रोचक बात है कि हमारा सीनोसाइट, ये तो सीनोसाइट हो गया, और इस तरह से हमारा कुछ जिसमें रहता है ऐसा भी कोशिका पाया जाता है हमारा बॉडी में ही पाया जाता है जो हमारा ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा सेल है? रेड ब्लड। हमारा बॉडी में ही ऐसा सेल पाया जाता है जो जिसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी। इसको पढ़ाए थे ना इससे पहले, आरबीसी। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ऐसा सेल जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग न्यूक्लिएटेड, या फिर हम लोग इसको हिंदी में कहेंगे तो केंद्रकीय सेल या कोशिका, ठीक है ना। इसको कहेंगे न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग नाम देंगे। क्लियर? इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये केंद्र में जो होता है, कोई ये में क्या हो रहा है, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं करो, आराम से ये करो। ये एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, फिर ये हमारा डबल मेम्ब्रेन का बना रहता है। हमारा न्यूक्लियस कैसा बना रहता है? ये डबल मेम्ब्रेन का बना रहता है, याद रखना। दोहरी झिल्ली इसमें पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन। सेल से भी डबल। क्या सेल से डबल? सेल हमारा ह्यूमन में ना, लेकिन पादप में तो डबल था, एक सेल वॉल भी था। यहाँ पर इसको याद रखना, जो पढ़ा रहे हैं उतने देर। न्यूक्लियस में हमारा डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। डबल मतलब दोहरी झिल्ली का परत है। वो दिखता नहीं है, बहुत पतला है, लेकिन वो झिल्ली को हम लोग अगर खोलेंगे तो वो डबल मेम्ब्रेन का मिलेगा, ठीक है ना। दोहरी झिल्ली वो किस तरह से बना रहता है उसको हम लोग आगे चल करके विचार करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा झिल्ली क्या चीज से मिलकर बना रहता है? डबल मेम्ब्रेन। देखो इसको मेम्ब्रेन तो कैसे रहता है, ऐसा देखने से लगेगा एक ही है, ठीक है। देखो इसको हम फाड़ के दिखा रहे हैं, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, फाड़ के दिखाएंगे इसको, ठीक है ना।
ये इस तरह से रहता है ये। तो इसको हम अगर फाड़ दिए तो इस तरह से होगा ना। हाँ। तो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। होता है एक सिर वाला भाग होता है और इधर से एक सिर, इधर से एक पैर जैसा, ठीक है ना। सिर वाला, इधर से पैर वाला, इस तरह से मिल करके बना होता है, एक तरह चिपका हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये डबल हमारा क्या है, इसको चीरेंगे अगर, इसको देखेंगे हम लोग तो दोहरी परत का बना हुआ रहता है। कौन? ये केंद्रक का न्यूक्लियस का आउटर झिल्ली या फिर इन्वेलप कहो, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस का जो झिल्ली है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन का बना रहता है। और डबल मेम्ब्रेन क्या चीज का, उसका मतलब लिपोप्रोटीन। इसका क्या क्या चीज से बना हुआ है, लिपोप्रोटीन, याद रखो, लिपिड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मतलब क्या समझा, लिपो मतलब लिपिड हो गया, हाँ। है ना। और प्रोटीन मतलब तो प्रोटीन जानते हो, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के ये हमारा मेम्ब्रेन बना हुआ है। लिपिड से, लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ठीक है ना। और यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक मेम्ब्रेन में जगह जगह पर जो छिद्र होते हैं, उससे उस छिद्र का क्या काम है बताओ, जिसको पोर्स कहते हैं हम लोग, उससे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का वो रास्ता है, हाँ। ठीक है। ये इतना जिसमें आदान प्रदान होता है, कौन सा, ये जैविक क्रिया के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सब आदान प्रदान होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी घुस जाएगा ऊपर, ठीक है ना। इतना बढ़िया से बना हुआ रहता है, ये इस तरीका से वो सज्जित होता है कि वहां पर कुछ भी दूसरा नहीं घुस सकता है। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब पूरा ये हमारा कुछ रोचक बात हो गया इसको लेकर के। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशल इसको हम लोग मिटाने वाला कहाँ दिया, मिटाने वाला कहाँ, अच्छा ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे केवल न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कोशिका के भीतर दिखा रहे थे, अब हम केवल अब जो फिगर बना रहे हैं केवल न्यूक्लियस का बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। सेल के भीतर बीचों बीच पाया जाता है, सेल के भीतर बीचों बीच। हमारा जो है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में जो होता है बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। और प्लांट सेल में जो होता है ना, वो हमारा जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा किनारे होता है। ऐसे ही बता देना है देखने के लिए। जब माइक्रोस्कोप से तुम लोग देखोगे ना, तो उसको तुम्हारा प्लांट सेल को अगर देखोगे, प्याज का झिल्ली छिलका को लेकर के अगर देखना शुरू करोगे तो न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारे दिखेगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारे। लेकिन हमारा जो ह्यूमन सेल है, या हम लोग अपना सेल हमारा गाल से निकालें या कहीं से खरोच के निकालें, तो हमको क्या मिलेगा, उसका बीचों बीच मिलता है। और ये हम अब क्या बनाए, ये अंडाकार या गोलाकार। हमारे पास जो होता है गोलाकार होता है ह्यूमन में, और पादप में थोड़ा सा अंडाकार पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। चलो हम गोल ही बनाते हैं, तुम लोग अंडा क्यों बनाओगे, ठीक है ना। ये हमारा गोल जो है ये न्यूक्लियस है। ये हमारा झिल्ली जो बना है दोहरी झिल्ली है, दो ठो बना ही देते हैं, एक साथ चिपका हुआ रहता है लेकिन दोहरी झिल्ली का होता है। और बीच बीच में क्या होता है, इसका छिद्र होता है, ये पोर होता है, इस तरह से पोर्स, यही बताया ना। लेकिन ये दिखता नहीं है, छिद्र जो है बहुत माइक्रो ये में रहता है, जो दिखता नहीं है। आपको सेल से बाहर अगर कुछ जरूरत है तो इसी छिद्र से बाहर होता है, और जो यहाँ आना होता है वो यहाँ पर, यहाँ पर अंदर में क्या बोले हम, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। प्लाज्म का मतलब जहां बोलेंगे लिक्विड का बात कर रहे हैं, याद रखना। प्लाज्म जहां आएगा लिक्विड, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है हमारा, यहाँ पर जो तैरते रहता है कुछ इस तरह से होता है,
कुछ इस तरह से, ये आंख से दिखता नहीं है, ये जो हम बना रहे हैं ना ये नहीं दिखता है, ठीक। ये जो बना दिए तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये दिखता नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोटिन, क्रोमोटिन कहते हैं, क्रोमोटिन का होता है, ठीक है, याद रखो। क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन होता है, ठीक है। ये जो अब दिखाई दे रहा है ना, ये दिखता नहीं है आंख में, ये धागा नुमा संरचना जो दिखाई दे रहा है, सूता जैसा, धागा जैसा, ये हमारा दिखता नहीं है। ये कब दिखता है? एक ही परिस्थिति में दिखता है, जब हमारा कोशिका विभाजन होते रहता है। हम पढ़ाए थे ना कि कोशिका सेल हमारा डिवीजन होता है। जब डिवीजन होने का प्रक्रिया होता है, जब माइक्रो संयोग से उसी समय माइक्रोस लगाए हुए, जब सेल डिवीजन हो रहा है, जिंदा सेल, लाइव सेल, जब डिवीजन होगा ना तभी ये हमारा क्रोमेटिन जो होता है थोड़ा मोटा मोटा धागा हो जाता है, तब हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस क्रोमेटिन, देखो ध्यान से देखो, बहुत अंतर नहीं है। इस क्रोमेटिन से ही, इसी को हम लोग जो एक हिस्सा को ले लेंगे ना, यहां से यहां अगर हम लोग देखेंगे, या इस तरह से जो उजुल बुजुल रहता है, देख रहे हैं ना, उजुल बुजुल, जो इस तरह से उजुल बुजुल है, इसी को थोड़ा सा टुकड़ा को हम लोग लेके जाएंगे तो क्रोमेटिन से ही हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र, ओके, इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। देखो क्या उतना बहुत खतरनाक नहीं है, ये दिखता नहीं है हमारा आंख से, ठीक है, लेकिन वहां से फिर छोटा वाला भाग को हम लोग लेके गए और उसको हम लोग क्या नाम दे दिए? क्रोमोजोम। कंफ्यूज करता है, क्रोमोजोम कहते हैं। और इस क्रोमोजोम को अगर और छोटा में लेके जाएंगे, क्रोमोजोम में क्या क्या होता है? क्रोमेटिन हुआ पहले, ये धागा नुमा संरचना को हम लोग क्या कहे? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से एक टुकड़ा को यहाँ पर अगर लिए तो उसको हम लोग नाम दे दिए क्या? क्रोमोजोम। गुणसूत्र, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को फिर क्रोमोजोम के भीतर क्या क्या है भाई देखेंगे, फिर खोलेंगे उसको, तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। याद रखो, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो गया। क्रोमोजोम को खोले तो देखो, अब पहले क्या था? ये क्रोमोटिन, और क्रोमेटिन से थोड़ा सा भाग पर हम ये कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम पाए क्या? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम को भी खोल खोल के देखे हम लोग, तो जैसे खोल खोल के देखे तो हमको क्या मिला? डीएनए मिला, ठीक है, डीएनए मिला और जीईएनई, जीन मिला, डीएनए मिला और क्या मिला निशान? जीन। डीएनए मिला और जीन मिला। अब इसको डीएनए और जीन, तो यहाँ ही इसको अब इतना दूर रहेगा हमारा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या मिला हम लोग को? क्या मिला यहाँ? क्रोमेटिन मिला। और ये धागे नुमा संरचना दिखता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एक लिक्विड है, बोले ना? हाँ। एक लिक्विड है, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसी में तैरता रहता है हमारा, और एक तो चीज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। क्या नाम है? आरएनए, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं आरएनए, इस यहाँ तैरते रहता है, क्लियर? ये तैरते रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में तैरता रहता है, जिसको हम लोग आरएनए, और जो धागा नुमा संरचना है उसको क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में रहते हैं हमारा क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम को फिर खोल के देखे तो डीएनए और जीन निकला। मतलब एक तरह से क्रोमेटिन ही है, जिसको हम लोग क्रोमोजोम बोले बड़ा रूप को, उससे छोटा किए डीएनए और जीन, ये सब वहीं पर चिपका हुआ है। ऐसा कोई दूसरा चीज नहीं है जिसमें तुम लोग को लगे कि प्रॉब्लम। अब हमारा यहाँ पर पढ़ते हैं क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बना हुआ है, तो क्रोमोजोम जो होता है इसको याद रखो, ध्यान से सुनो कि क्रोमोजोम जो होता है ना, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में सारा चीज लेकर के जाता है। और ये क्रोमोजोम जो होता है हमेशा जोड़ा में ही रहता है,
हमेशा जोड़ा में। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है बोलने से 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में ही पाया जाता है। और इस तरह से इतना जोड़ा जो क्रोमोसोम 23 जोड़ा हम बता रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स जो होता है इसका मतलब कितना गो हमारे पास क्रोमोसोम है, अगर एक एक करें तो 46। हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम है 23 पेयर्स या फिर 46 गो कहेंगे। हम जोड़ा में ही क्यों कह रहे हैं इसको, क्रोमोसोम क्यों जोड़ा में ही है, क्योंकि डीएनए नहीं, क्रोमोसोम जोड़ा में इसीलिए रहेगा ना क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी में प्रत्येक मैक्सिमम भाग को 2 हिस्सा में यहां से अगर करोगे तो हर चीज 2-2 है। मैक्सिमम भाग तुमको 2-2 मिलेगा। जैसे नाक का 2 ठो छेदा, 2 ठो आंख, ठीक है ना। हमारा ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, ये हड्डी जो है ये भी 2 गो है यहाँ से, ठीक है ना। हर चीज हमारा 2 गो मिलेगा। रिब्स लेके कहीं से मैक्सिमम पार्ट हमारा 2 भाग में बनता है। और वो कहां से आया रहता है, जो हमारा क्रोमोसोम जो माता पिता से हमें मिला हुआ है, माँ बाप से हमें मिला हुआ है क्रोमोसोम, उस सेल के माध्यम से आया रहता है, जिसको हम लोग छोटी आराम से मजाक करके नहीं, जो माता पिता से हमें मिला हुआ रहता है वो क्रोमोसोम हमारा जोड़ा में ही रहता है। जैसे कोई क्रोमोसोम एक को माँ से आया, दूसरा पिता से आया, इस तरह से मिल के हमारे पास कितना क्रोमोसोम होगा 23 को ही 23 जोड़ा ही क्रोमोसोम होगा। और इससे अगर ज्यादा मिलता है क्रोमोसोम या कम मिलता है या अगर जोड़ा में नहीं पाया जाएगा, जिस परिस्थिति में जब भी जोड़ा में हमारा क्रोमोसोम नहीं होगा हमारे पास, तो वो हमारा आनुवांशिक बीमार कहलाएगा। कितना बड़ा बात है, आनुवांशिक बीमारी जो पैदा से ही मतलब माँ का पेट से ही उसको मिला हुआ रहता है, जिसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। आनुवंशिक बीमारी ऐसा बीमारी जो उसको जन्म से ही मिला हुआ रहता है, उसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसा उसको हमें देखने को मिलता है जिसको आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। किस किस तरह का आनुवंशिक बीमारी होता है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे किस महिला लोगों का बांझपन वाला समस्या आता है कभी कभी, ठीक है ना। और दूसरा बहुत तरह का बीमारी होता है जो आनुवंशिक बीमारी होता है लेके आता है। जैसे कि किसी का घर में कोई बोलने नहीं सकता है, गूंगा होता है, ठीक है, तो वो भी क्रोमोसोम का ही डिफिकल्ट रहता है, इतना जानो, याद रखो। एक कहीं ना कहीं से उसका जोड़ा नहीं बन पाया क्रोमोसोम, जिसके चलते वो आनुवंशिक बीमारी आ जाता है, ठीक है। ये विकृति एक अगर ब्रेन वाला जो क्रोमोसोम होता है वो अगर गड़बड़ा गया तो ब्रेन में प्रॉब्लम होगा। हाथ वाला आगे किसी का 6-7 को उंगली निकल जाता है, देखते हो ना, तो कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि होता है गुणसूत्र में, जिसके चलते हमें ये चीज देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिका ये मुख्य रूप से इसमें जाएंगे कि अब इसमें देखेंगे हम लोग डीएनए क्या क्या चीज होता है और जीन, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। आरएनए, इसको 2 ठो लिख लो। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आरएनए का मुख्य काम है, फिर विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग डीएनए को और आरएनए को, लेकिन अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं। आरएनए का मुख्य का जहां भी राइबो वर्ड आएगा तो प्रोटीन का बात कर रहा है, ठीक है ना। बताए थे ना राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है ना। प्रोटीन का संश्लेषण करते हुए प्रोटीन का निर्माण करना आरएनए का काम है, ठीक है। बता ही देते हैं ये आरएनए का क्या काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए हमारा 3 प्रकार कहां पाया जाता है, देखो प्लाज्म में पाया जाता है। किस प्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और आरएनए का काम होता है, ये आरएनए हमारा 3 टाइप का आरएनए पाया जाता है बॉडी में, ठीक है ना। एक होता है एमआरएनए, स्मॉल में एम लिखा जाता है, आरएनए। उसके बाद दूसरा होता है आरआरएनए,
आर को स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद रहता है tRNA। ये 3 तरह का आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। mRNA का काम होता है, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मतलब हमारा बॉडी में कहां पर किसको कितना प्रोटीन का आवश्यकता है, हमारा सेल में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, ठीक है ना। तो ये मैसेंजर आरएनए उसको मैसेज करता है, मतलब संदेश वाहक है, वो लेके आएगा कि इसको हमको कितना प्रोटीन चाहिए कहीं पर। आरएनए का क्या काम बताया हम, आरएनए का संदेश वाहक का काम है, और वो मैसेंजर आरएनए mRNA जो होता है कितना चाहिए उसको आवश्यकता, उसको लेकर के आता है। निशांत क्लियर। इस तरह से उसके बाद होता है rRNA, है ना, ठीक है। मैसेंजर आरएनए हुआ वो mRNA, उसके बाद हमारा rRNA होता है। उसके बाद ये rRNA का जो होता है हमारा मुख्य काम होता है, ये राइबोज आरएनए बोलते हैं इसको, ठीक है, राइबोज आरएनए। राइबोज आरएनए का मतलब क्या समझा तुम लोग, राइबोज जहां भी रहेगा प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो ये rRNA जो होता है हमारा वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद क्या करता है, tRNA जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए। ये मैसेंजर करता है कि इतना चाहिए हमको, मैसेज करता है कितना प्रोटीन चाहिए, हमारा rRNA उतना ही बना देता है, ठीक है। और tRNA वहां पर लेकर के पहुंचा भी देता है, उतना ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 तरह का आरएनए पाया जाता है। अब हम लोग डीएनए पर जाएंगे थोड़ा सा। डीएनए कहाँ फिर जा रहे हैं, देखो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए आरएनए जीन हुआ है, ठीक है ना। रुको डिस्टर्ब नहीं बाबू, हाँ इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से फिर हम लोग देखेंगे गुणसूत्र पर, किस तरह से एक रोचक वाला बात तुम लोग को दिखा देते हैं, अगर हमारा आनुवांशिक रोग किस तरह से होगा, ठीक है ना। आनुवांशिक रोग किस तरह से होता है, हमने क्या बताया, गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में ही पाया जाता है, ठीक है ना। गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में ही पाया जाता है। और हमारे पास जो होता है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, गुणसूत्र, है ना। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम गुणसूत्र, ठीक है ना। ये हमारा कितना जोड़ा में पाया जाता है, 23 पेयर्स में, ठीक है, 23 पेयर्स में। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो होता है, मतलब 22 पेयर्स जो होता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, AUTO, ऑटोसोम। 22 जोड़ा क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम। ऐसा क्रोमोसोम जो हमारा मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, यानी कि माँ के पास भी होता है, मेल चाइल्ड में भी रहेगा और फीमेल चाइल्ड में भी हमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम ऐसा रहेगा जिसको हम लोग मेल फीमेल यहां लिख देते हैं, मेल प्लस मेल ऑब्लिक फीमेल, दोनों में पाया जाएगा ये 22 जोड़ा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम मतलब माँ बाप से ऑटोमेटिक यहाँ पर बच्चा में वो चीज आया रहता है। किसके माध्यम से आता है, किसके माध्यम से, कहा किसमें आ रहा है, गुणसूत्र। गुणसूत्र ही एक ऐसा है जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, ये नहीं बता रहे हैं ना। वो माँ बाप का सारा चीज को ढो करके बच्चा में देता है, वही जीवन चीज है, वही उसी से जीवन मिला हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा 22 पेयर्स जो है ऑटोसोम होता है, और एक जोड़ा जो होता है, कितना बचा 22 में से, और एक जोड़ा जो होता है 1 पेयर
जो होता है एलोसोम कहलाता है, एलोसोम। ठीक है, और ये एलोसोम जो होता है एक जोड़ा, ये अलग से होता है। ये 22 जोड़ा हमारा माँ बाप से तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। और ये भी जो आता है, ये निर्णय होता है एलोसोम कि मेल बच्चा है या फीमेल बच्चा है। अगर मेल होगा तो उसमें हमारा मेल के पास होगा, मेल के पास X और Y ये क्रोमोसोम हमारे पास होगा, और फीमेल के पास होगा X और X। ठीक है, हमारा कितना हुआ यहाँ पर 22 जोड़ा। 22 जोड़ा मतलब 44 को क्रोमोसोम क्या है हमारा, ऑटोसोम है। ये रहेगा ही रहेगा, लड़का हो या लड़की हो इसमें रहेगा ही, बॉडी एक जैसा है ना। लेकिन अंतर कहां पर है, एक जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है ना, यही हमारा अंतर पैदा करता है, लड़का है या लड़की है, लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है ना, बच्चा का इस पर निर्भर करता है। तो मेल के पास हमारा किस तरह से XY क्रोमोसोम एक जोड़ा, और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम एक जोड़ा। ये आपस में जो क्रॉस करता है, यहां निर्भर करता है कि यहां पर हमारा लड़की होगा या लड़का होगा। देखो अगर यहां पर XX है, XX मतलब ये क्या हुआ, फीमेल, यानी कि माता, यहां हम क्या लिखेंगे, माता। ठीक है ना, और XY मतलब हमारा हुआ यहां से पिता, यानी कि फादर। फादर के पास XY है, हम बता रहे हैं ना। अगर माँ का क्रोमोसोम X एक गो आता है और यहां से क्रोमोसोम X आता है, तो दोनों X और X हो जाएगा, फिर होगा ना। तो ये जो क्रॉस करेगा आपस में, क्योंकि जोड़ा में रहना चाहता है, चाहता है क्या, जोड़ा में ही रहता है। जोड़ा में अगर नहीं हुआ तो विकृति हो गया, आनुवंशिक बीमारी हुआ उसको। ठीक है ना, तो X और X हो गया तो क्या होगा यहाँ पर, फिर लड़की हो जाएगा। ठीक, अगर यहां से आता है, यहां तो चूंकि माता के पास 2 गो X है, कोई भी X आएगा, तो फिर X मान लीजिए यहां से आया और पिता से Y आया, तो क्या होगा, हमारा X और Y बनेगा लड़का। तो XY हम किसको बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं। हाँ। तो वैसे पिता जैसा ही संतान आ रहे को लड़का, इसको हम लोग कहेंगे, ये हमारा लड़का। लड़का और लड़की में यहाँ पर हमारा फर्क हो जाता है। तो मुख्य रूप से देखो, माता के पास XX है, पिता के पास XY क्रोमोसोम है। तो निर्णायक कौन है, कौन निर्णय देने वाला है, माँ है या पिताजी है, लड़का या लड़की पैदा होगा, उसका बस संतान जो होगा पिता है। तो यहाँ मुख्य रूप से पिता ही जवाबदेही होता है कि लड़का है पैदा होगा या लड़की होगा। अगर पिता के पास से, जवाबदेही का मतलब क्या, वो भी तो नहीं जानता है कि हम कौन सा क्रोमोसोम दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर भगवान करता है कि उसको, भगवान चाहता है कि Y को क्रोमोसोम दे तो लड़का, और भगवान उससे ज्यादा चाहे तो वो हमारा लड़की। ठीक है ना, तो ये क्रोमोसोम होता है। और किस परिस्थिति में देखो किस तरह से हमारा आनुवंशिक रोग हो जाता है। ठीक है ना, ये 22 जोड़ा जो बता रहे हैं, वो हमारा 2 हाथ बनाने के लिए, एक माँ से आया, इधर एक क्रोमोसोम माँ से आया, एक क्रोमोसोम पिताजी से आया। तो हमारा ढंग क्या हो गया, हाथ बना, पैर बना, आंख बना, कुछ भी बना, ये हमारा पूरा बॉडी जो बना, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम है, इसी से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है लड़का या लड़की, वो केवल एलोसोम से डिसीजन होता है। और एलोसोम जो होता है XX और XY जो है, यहाँ पर निर्भर करता है। इस तरह से ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पिता, हमको क्या मिला, 44 गो हमारे पास क्रोमोसोम है, 44 को क्रोमोसोम है, और प्लस यहाँ पर 44 हो गया, प्लस हमारे पास X और Y क्रोमोसोम माता पिता से आया। ठीक है ना, तो 44, 45 और 46 हो गया ना, हमारा टोटल कितना, 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। तो ये हमारा किसका है, लड़का का है, ये पहचान। ठीक है ना, यहाँ पर अगर कोई और एक माता से, यहाँ से 2 X था ना, और एक गो प्लस आकर के यहाँ पर X आ गया, यहाँ पर साथ में,
तो ये जोड़ा बना क्या बताओ हमारा 44 46 44 45 46 और एक को आ गया कौन x, तो हमारा कितना हो गया 47 हो गया, टोटल 47। तो 47 हमारा जोड़ा है क्या? नहीं। जोड़ा अगर नहीं होगा हमारे पास क्रोमोसोम का तो वो आनुवंशिक रोग हो जाएगा। वो आनुवंशिक कौन सा रोग है? ये ना तो मेल बनेगा ना ही फीमेल बनेगा, इसको हम लोग किन्नर बोलते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में वो किन्नर पैदा हो जाता है ना, उसमें मेल का गुण तो था ही था, उसमें आ गया हमारे पास फीमेल वाला। तो ये ज्यादा हो गया 47। यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि x हटा दें तो ये क्या हो गया? वही रह गया। तो ये भी आनुवंशिक बीमार है, ये हमारा बढ़िया से ना लड़का होगा ना लड़की, इस तरह से ही पैदा होगा। अगर यहाँ 44 में से कुछ भी हो जाए, मान लो हमारा आंख वाला गड़बड़ हो गया, एक तो क्रोमोसोम हम मेरे पास ठीक से आया नहीं, तो ऐसे हो जाएगा हमारा एक तो बनेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मुंह वाला यहाँ जो बन रहा है क्रोमोसोम वो ठीक से नहीं है तो ऐसे हो जाता है, किसी का मुंह होता है कि नहीं। हाँ। तो एक क्रोमोसोम ये आनुवंशिक गुण को लेता है, जैसे गूंगा पैदा होना। आवाज वाला हमारा क्रोमोसोम जो है यहीं पर है, 22 में से ही है जो आवाज प्रदान कर रहा है, ठीक है, आवाज दे रहे हैं। किसी का बढ़िया से आवाज नहीं निकल पाएगा, गूंगा पैदा होगा। तो यहाँ पर विकृति, क्रोमोसोम से अगर जोड़ा नहीं बन पाया तो उसका मतलब वो विकृति हुआ, और वो विकृति को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आनुवंशिक बीमारी, ठीक है ना। जैसे आनुवंशिक बीमारी में ये भी आता है, शुगर वाला बीमारी आता है किसी किसी को। अगर पेनक्रियाज जो बनता है माँ बाप का, वो क्रोमोसोम ठीक से ढीला ढाला अगर आया है, ठीक से नहीं आया है माँ बाप से, तो उसको पेनक्रियाज में गड़बड़ी मिलेगा, और पेनक्रियाज में गड़बड़ी होगा तो उसको आगे चल के शुगर होने का चांस रहता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। इस तरह से कुछ कुछ बीमारी है जो आनुवंशिक लेके आता है, कहते हैं ना कि हेरिडिटी वाला बीमारी है, माँ पिताजी से आया हुआ बीमारी है। तो ये होता है हमारा, और ये क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से ही डीएनए, डीएनए से ही हमारा जीन है। ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है ना। उसको छोटा छोटा करते हुए हम लोग पढ़ते आते हैं, तो लोग सोचोगे कि ये क्या चीज है भाई, जीन क्या चीज है, डीएनए क्या चीज है ना। तो उसको तोड़ते तोड़ते अगर छोटा करते जाएंगे ना तो इस तरह से हमारा मिलता है। डीएनए का स्ट्रक्चर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, बाद में ना आज ही पढ़ लें। इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये जो कुंडली कहते हैं इसको, जो इस तरह से बना हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं कुंडली। ये डबल हेलिक्स, कुंडली को हेलिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये डबल द्विकुंडली का बना हुआ रहता है, डबल हेलिक्स कहते हैं इसको, और ये सिंगल का बना रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल हेलिक्स। ये एक कुंडली, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको डीएनए और इसको आरएनए, ठीक है ना। इतना दूर समझ गया तुम लोग? हाँ। भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आगे फिर पढ़ेंगे इसको बढ़िया से।